नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पिछले कई दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। 7 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान। पहली तिमाही में -23.9% रही जीडीपी ग्रोथ। 4 दशक में पहली बार ऐसी गिरावट। पेंगोंग लेक इलाके में चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय जवानों ने मूवमेंट को रोका। सुरजेवाला का ट्वीट, चीन का दुस्साहस जारी, कब दिखेंगी प्रधानमंत्री की लाल आंखें। प्रशांत भूषण बोले, खुशी खुशी भरूंगा ₹1 का जुर्माना, लेकिन फैसले को चुनौती दूंगा। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। और खूब नापसंद किया गया पीएम मोदी के मन की बात का वीडियो। बीजेपी समेत कई साइट्स पर लोगों ने लाइक से ज्यादा किए डिसलाइक। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो डीप कोमा में थे। कुछ दिन पहले प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने और 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 7 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। प्रणब दा की गिनती देश के सुलझे नेताओं में होती थी। ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। 1969 में वो पहली बार कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे और राष्ट्रपति पद तक पहुंचने तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। वित्त और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी कई सालों तक प्रणब दा ने संभाले और बखूबी काम किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी। ट्वीट में अभिजीत मुखर्जी ने लिखा, विद अ हेवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स ऑफ आरआर हॉस्पिटल्स, प्रेयर, दुआज, प्रार्थनास फ्रॉम पीपल थ्रू आउट इंडिया। प्रणब दा के जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब दा के जाने पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देवासन एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत के तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए प्रणब के निधन पर अफसोस जाहिर किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, बहुत दुख के साथ राष्ट्र को हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर मिली। पूरे देश के साथ साथ मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रणब दा के निधन पर दुख जताया। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, प्रणब दा का जीवन हमेशा उनकी त्रुटिहीन सेवा और हमारी मातृभूमि के लिए अमिट योगदान के लिए पोषित रहेगा। उनके निधन ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। इस अपूर्णीय क्षति पर उनके परिवार और अनुयायियों के साथ मेरी ईमानदारी से संवेदना है। शांति, शांति, शांति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। राष्ट्र ने एक महान नेता, विचारक और राजनेता को खो दिया है। उनका पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित था। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।
वहीं मायावती धन हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समर्पण मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ईश्वर दिग्गज आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम शांति। आज एक प्रकार से उनके जाने से मार्गदर्शन करने वाला एक गाइड एंड फिलोसोफर चला गया, यही मेरे मन में भावना है। उनका कार्य, उनका कर्तृत्व, उनका जीवन हम कभी भूल नहीं सकते। इस देश के लोकतंत्र में उनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। और आज इस समय पूरे भारत देश में उनके जाने से एक काफ़ी बड़ा सबको दर्द हुआ है, दुख हुआ है, और मुझे लगता है उनके परिवार को भी ये दुख और दर्द बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये दर्द और दुख सहन करने के लिए उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, और इसके साथ साथ उनके आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में गरिमा के साथ और राष्ट्रपति निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरे शिक्षक रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने राजनीति में बहुत कुछ सीखा। जब भी मैं कोई असमंजस में था, जब भी मुझे किसी चीज़ पर डाउट होता था, जब मैं मंत्रिमंडल में था, विभिन्न विभागों का मंत्री रहा, मैं प्रणब मुखर्जी साहब के पास जाता था कि इसमें कैसे किया जाए। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, उस समय बहुत सारे विपक्ष के नेताओं की बातचीत में जब मैं फेल हो जाता था, मैं उनको प्रणब मुखर्जी साहब के पास ले जाता था, और वो अपने तरीके से सख्त और सरल, उनका स्वभाव सख्त और सरल था। बीरभूम के पश्चिम बंगाल के एक गांव से राष्ट्रपति बने, ये हमारे देश में एक उदाहरण रहे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक महान सपूत, देश का एक महान सपूत हमारे बीच से चले गया। मैं समझता हूँ कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर जून में भारत की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसकी तुलना में पिछली तिमाही में जीडीपी में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सोमवार को सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। 21 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता के बावजूद कोरोना वायरस महामारी की वजह से कारोबार और आम इंसान पर भारी असर पड़ा। भारत साल 1996 से जीडीपी के आंकड़े जारी कर रहा है। ये तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कई कोशिशें की गईं। रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्च से रेपो रेट में 1.15% की कटौती की। जुलाई महीने में 8 इंडस्ट्रीज के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी रियल जीडीपी 6.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इस दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। बात प्रशांत भूषण की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में वरिष्ठ प्रशांत भूषण जो वकील हैं, उन्हें ₹1 जुर्माना भरना पड़ेगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले पर प्रशांत भूषण ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं फैसला मान रहा हूं, लेकिन अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनौती जरूर दूंगा। मुझे दोषी करार देने और सजा देने दोनों फैसलों को चुनौती दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत भूषण ने कहा कि हर भारतीय मजबूत न्यायपालिका चाहता है। न्यायपालिका कमजोर हो तो देश और लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं देश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे समर्थन में अभियान चलाया।
उन्होंने कहा कि मैं खुशी खुशी जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जुर्माना भरूंगा। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने का जो आदेश है उसका वो पालन करेंगे। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरे हृदय में सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा सम्मान है। प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे ट्वीट्स का मकसद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना नहीं था। ये मुद्दा मेरे या सुप्रीम कोर्ट और किसी जज के खिलाफ नहीं था। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा, मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का, चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. बिगड़ती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर राहुल गांधी ने वीडियो सीरीज शुरू की है। आज सुबह सीरीज का पहला वीडियो जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। बिना तैयारी के लॉकडाउन ने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने करारा वार किया और कहा कि जब पूरी दुनिया में मंदी थी तब भी भारत की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि तब देश की सत्ता अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के हाथ में थी। लेकिन मौजूदा हाल सबको दिख रहा है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए हैं, रोटी तक के लाले पड़ गए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है।
2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। 29-30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में फिर झड़प हुई है। गलवान झड़प के 75 दिन बाद फिर चीन ने यथास्थिति का उल्लंघन किया है। सेना के मुताबिक 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत ने इसे यथास्थिति का उल्लंघन बताया है। भारत ने यह भी कहा कि हमारी सेना बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानते हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत भी हो रही है। 15 जून को लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। चाइना जो है बड़ा डिवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहे हैं। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब जब चाइना की तरफ से इस माफी की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। हमने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार से अपनी जो है इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं करने देंगे। मेरे अनुमान से ये इलाका बुश का होगा। और अच्छी बात इसमें यह है कि हिंदुस्तानी फौजियों ने चाइनीज को स्टेटस को बदली करने से रोका है। और अब इस समय सुनने में आ रहा है कि ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स जो है चुशूल में चल रही हैं। इस
समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कहां तक ये समस्या सॉल्व होगी इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इससे पहले भी 6 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं दोनों तरफ के फौजियों के बीच में, जनरल लेवल की टॉक्स जो कि विफल रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चीनी सेना की ओर से घुसपैठ की कोशिश के बाद हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। इस घटना के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अब इस हाईवे का इस्तेमाल सिर्फ सेना के वाहनों के लिए किया जाएगा। लद्दाख बॉर्डर पर तेज हुई हलचल के बाद सोमवार सुबह ये फैसला लिया गया। इसके अलावा पेंगोंग झील के आसपास जो स्थानीय लोग रहते हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की। पिछली बैठकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो बैठकें हुई, जो कुछ तय हुआ, उस वादे को तोड़ने का काम किया गया। पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की खबर आते ही कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीन अपने कदम भारत की तरफ बढ़ा रहा है। सेना तो डटी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं? किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब ये लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, ये भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने फेसबुक और बीजेपी के बीच सांठगांठ की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि फेसबुक की इंडिया हेड अंकी दास को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। बता दें कि कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने फेसबुक और बीजेपी के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इंडियन नेशनल गवर्नमेंट कांग्रेस डिमांड्स नंबर 1 a joint parliamentary committee investigation immediately. Second, a criminal investigation into the affairs of Facebook India and the people named after. Third, all pending approvals and licenses for Facebook and WhatsApp to be put on hold until the investigations are completed. Suspension of Facebook India's leadership team with immediate effect until the conclusion of the investigations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिल रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर इंटरनेट यूजर्स की ओर से लाखों की संख्या में डिसलाइक किया गया है। इस रविवार की मन की बात को लेकर नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और पीएमओ के यूट्यूब चैनल पर इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रिया सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा रही है। बता दें कि पीएमओ के यूट्यूब चैनल पर लाइक्स की संख्या 41,000 है, वहीं डिसलाइक की संख्या 95,000 हो गई है। इसी तरह बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर लाइक्स 86,000 हैं, तो 5,76,000 लोगों ने इसे डिसलाइक किया है। नरेंद्र मोदी के चैनल पर 11,000 लोगों ने पसंद किया और 27,000 लोगों ने नापसंद किया। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैशटैग स्टूडेंट्स डिसलाइक पीएम मोदी के मुताबिक वीडियो को सभी जगह लाइक से ज्यादा डिसलाइक कराना उन छात्रों द्वारा चलाया गया है। वो अभियान था जो महामारी के बीच नीट और जेईई के एग्जाम को स्थगित ना कराने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। सरकार ने इंटरनेशनल उड़ानों पर 30 सितंबर के लिए रोक लगा दी है। इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक भारत से और साथ ही भारत के लिए शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2020 कर दिया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 23 मार्च से ही बंद हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के विमान ही दूसरे देशों में जा रहे हैं।
वहीं कोरोना की वजह से 2 महीने घरेलू उड़ानें बंद रखने के बाद सरकार ने 25 मई से फिर से शुरू करने की छूट दी थी, लेकिन शुरुआत में फ्लाइट्स में खाना देने की इजाजत नहीं थी। अब सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में खाना सर्व करने की इजाजत दे दी है, लेकिन मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाएगा। डीजीसीए ने एयरलाइन से कहा है कि कोई भी पैसेंजर मास्क नहीं लगाता है तो आप अपने हिसाब से फैसला लें, नो फ्लाइट लिस्ट में नाम भी डाल सकते हैं। सत्रह वर्षीय जेईई परीक्षार्थी ने देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े को पत्र लिखकर नीट और जेईई की परीक्षा में होने वाले समस्याओं से अवगत कराया है। छात्र के नाबालिग होने की वजह से उसके निवेदन पर यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने सीजीआई के सम्मुख पेश किया है। इस पत्र में छात्र ने परीक्षार्थियों की परेशानी का जिक्र किया और परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। छात्र ने पत्र में लिखा है कि इन परीक्षाओं को 1 या 2 महीने तक स्थगित कर देने से राज्य को उनकी तैयारी करने का समय मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और नर्मदा किनारे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री बोट के जरिए बाबई के छोटी बालाभेट गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। बता दें कि मुख्यमंत्री आर्मी के जवानों के साथ दौरे पर निकले थे। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल के कोलार इलाके में पहुंचे। यहां दीवार गिरने से हादसा हो गया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। यही वजह रही कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मृतक परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। पीड़ित परिवार ने दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। तो भोपाल के कुलार इलाके में दिग्विजय सिंह पहुंचे। दरअसल यहां पर हादसा हो गया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे दिग्विजय सिंह। इस दौरान यहां मांग परिवार के जनों की तरफ से न्याय दिलाने के लिए की गई है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।